गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के का सारांश देखा था। आज हम आपके वसंत पुस्तक के पाठ 2 दादी माँ का सारांश देखेंगे। दादी माँ अर्थात घर के बुजुर्ग बड़े। इस पाठ के अंतर्गत लेखक गांव के कुछ खट्टी मीठी यादों को पिरोए हुए हैं। गांव में लोग आज भी जड़ी बूटी और घरेलू उपचार के नुस्खे काम में लाते हैं। पाठ में भी लेखक के साथ यही हुआ। जब लेखक को ज्वर हुआ था तो दादी माँ दालचीनी आदि के लेप उन पर लगा करके उन्हें ठीक करने का प्रयत्न कर रही थी। जाड़े के कुंवार में जब बारिश का मौसम खत्म हो गया तो नदी नालाओं में विभिन्न घासों की पत्तियां बहते हुए आकर एकत्रित हो गई थीं और उनके सूखने पर उनमें तरह तरह की गंध या दुर्गंध निकल रही थी। इन सबों चीज का वर्णन लेखक ने इस पाठ में पिरोए हुए हैं। घर के बुजुर्ग होने के कारण दादी माँ घर के हर काम में अपना हस्तक्षेप करती थी। वह कोई भी काम खुद नहीं करती, परंतु हाँ, उनके अनुपस्थिति में हर काम विलंब से होता था। अतः उनकी हर काम में उपस्थिति वह अपना महत्व हिस्सा मानती थी, इसलिए हर काम समय पर भी होता था। जैसे दाल में छौंका लगाना, पानी आया कि नहीं, या लेखक का जब तबीयत खराब था, जब उन्हें ज्वर था तो उन्हें बार बार छू छू कर देखना और पंखा झलना, ये सारे काम वह खुद अपने स्वयं निगरानी में किया करती थी। एक बार जब किशन भैया की शादी ठीक हुई तो दादी माँ उत्साह और आनंद के साथ हर काम स्वयं अपनी निगरानी में करती थी। इस वक्त तो मानो वह घर की अहम हिस्सा बन गई थी। वह घर से निकलना ही बंद कर दी थी। आसपास की औरतें जब उन्हें बुलाने आती तो उन्हें साफ इनकार कर देती और कह देती, काम काज का दिन है, हम ना जा पाएंगे। सबको पता था दादी माँ खुद कोई काम नहीं करती थी, परंतु हाँ, उनकी अनुपस्थिति हर काम का विलंब हो जाता था। अतः वह कोई भी काम में अपनी हस्तक्षेप जरूर रखती थी और हर चीज अपने अनुसार करवाती थी। किशन भैया की शादी में सभी बाराती की ओर गए, बारात गए, लेकिन लेखक ना गए। क्यों? क्योंकि उनकी ज्वर था। दादी माँ उन्हें जाने नहीं दिए। और शादी के रात जब गांव की महिलाएं विभिन्न प्रकार के नृत्य करती थीं तो किशन भैया वहीं कंबल में लपेटे हुए चुपचाप उनके आशीर्वाद देख रहे थे। परंतु वह भेद खुल गया और फिर सभी उन्हें उनका मजाक उड़ाने लगे। लेखक ने उक्त पाठ में दादी माँ का एक दयावान रूप भी प्रतीत किया है। जब बच्चे कोई शरारत करते हैं तो वह दादी माँ के आड़ में छिप जाते हैं और यही यहाँ भी चित्रण किया गया है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ एक एक बात आज कैसी मालूम होती, परिस्थितियों का वात चक्र जीवन के सूखे पत्ते ऐसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ की मृत्यु से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होती। दादा उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी माँ की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता में ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। अतः यह समाज एक दिखावटापन है, इसका भी चित्रण लेखक ने इस पाठ में भली भांति किया है। जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो दोस्त बहुत कम होते हैं जो आपके शुभचिंता के रूप में आपके साथ खड़े होते हैं, बल्कि आपका मजाक लेने के लिए ज्यादा लोग खड़े होते हैं। और यही स्थिति दादी माँ के परिवार के साथ भी हुई। उनके पति की मृत्यु के बाद या दादाजी की मृत्यु के बाद उनके काम काज में इतने पैसे खर्च हो गए कि उनका आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गया था। गांव के लोग या बड़े बुजुर्ग आगे पीछे या भूत और भविष्य का सब चिंता कर लेते हैं। इस बात का सबूत देते हुए जब लेखक एक बार चुपचाप बैठे थे तो दादी माँ ने उनसे पूछा, क्या है रे,
क्यों चुपचाप बैठा है। तब लेखक ने उनकी अपनी सारी दास्तान बयां की। तब दादी माँ ने उन्हें अपनी पुश्तैनी कंगन दिया और कहा कि गा बड़े बुजुर्ग आगा पीछा अर्थात आगे पीछे की सब चीज सोच लेते हैं। इस तरह से गांव के लोग या बड़े बुजुर्ग परिस्थितियों के अनुसार काम करते थे और उन्हीं परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते थे। वह हर चीज की व्यवस्था पहले से लेकर चलते थे। दादी माँ लेखक को एक अंतहाल सहारा देते हुए आगे बढ़ गई और उन्हें रोने से रोका। यह सब सोचते सोचते लेखक को होश आया और देखा कि दिन काफी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ उड़कर एक कौंधा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर आ बैठा। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। यह पत्र जो दादी माँ के नहीं रहने का पत्र था। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही थी। आंखें पर विश्वास ही नहीं होता और मन बार बार से अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। उक्त पाठ के माध्यम से लेखक गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए दादी माँ और परिवार के सगे संबंधियों का आपसी तालमेल का खूब अच्छे तरह से वर्णन किया है कि किस तरह से परिवार के लोग या परिवार के बड़े बुजुर्ग भूत भविष्य का चिंतन करते हुए जीवन यापन करते थे। अपने आगे पीछे सब कुछ का व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ते थे और किस तरह से एक परिवार में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था। तभी सभी नियम कायदे के अनुसार हो सकता था, अन्यथा सब कुछ विलम्ब हो जाता है। धन्यवाद।